रीता कुमारी के कथा संसार में चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, आखिर क्यों। घर के अंदर प्रवेश करते ही अभी का सामना अपनी माँ सुधा से हो गई। उसे देखते ही वे बोली, आज तो लौटने में काफ़ी देर हो गई तुम्हें। हाँ, आज थोड़ी देर हो गई। अपने एक दोस्त के साथ काफ़ी कैफ़े में बैठ गया था। उसके बोलते ही सुधा ने कुछ अजीब तरह से व्यंग्यात्मक नज़र से उसे देखा और उसे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी कि मम्मी ऐसे क्यों देख रही है। पता नहीं मम्मा के मन में क्या चल रहा था। उसकी माँ थोड़ी उग्र स्वभाव की थी भी। ऐसा क्यों नहीं कहता कि तुम अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ नहीं बल्कि अपनी खास दोस्त सुनंदा के साथ बैठे बातें कर रहा था। जी, उसी के साथ था, क्योंकि वह मेरी एक अच्छी दोस्त ही नहीं, मेरी सलाहकार भी है। आप भी तो उसे पसंद करती हैं, फिर अचानक उससे इतनी वितृष्णा क्यों हो गई आपको। अपनी माँ के इस तरह से सवाल जवाब से परेशान सा वह बोला तो बात को घुमाते हुए सुधा बोली, मुझे ठीक ठाक लगी थी तो यूं ही कह दिया था कि अच्छी है, पर अच्छी होने से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम आज उससे कुछ ज़्यादा ही कंसर्न नहीं लग रहे हो। आज की तुम्हारी बातों से क्या अर्थ निकालूं। तुम दोनों के बीच बात दोस्ती से आगे बढ़ गई है, कहीं शादी वादी का तो इरादा नहीं कर लिए। अरे मम्मा, आप भी ना बातों को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मेरी उसके साथ सिर्फ दोस्ती है, जैसे अन्य लड़कियों से है। बस यह बात मैं कैसे आपको समझाऊं। उसकी बातें सुन सुधा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, चलो दोस्ती तक तो ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तू सुनंदा से दूर ही रहो। बाकी के लड़कियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कल उसे अपने माँ पापा के साथ बाज़ार में देखा था। बड़े उत्साह से सुनंदा ने उससे मेरा परिचय करवाया, पर मैं उसके पापा विष्णु और माँ सुप्रिया को पहले से जानती थी। एक नंबर के बेशर्म लोग हैं। तरह तरह के नमूने से भरा पड़ा है इनका पूरा खानदान। हर तरह के अवैध कामों से इनके नाम जुड़े रहते हैं। इसके दादा पागल होकर मरे, इसकी माँ को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मेरा तो एक ही बेटा है। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों का साया भी हमारे परिवार पर पड़े, इसलिए इस लड़की से दूर ही रहो। सुनंदा के विषय में अचानक अपनी मम्मी के बदलते ख्यालात से हैरान और परेशान अभीक अपनी मम्मा के मन की गलतफहमी दूर करने के लिए बोला, मैं तो कई बार उसके घर गया हूँ। वहाँ सबके सब अच्छे स्वभाव के और अच्छे संस्कार वाले खानदानी लोग हैं। आपको ज़रूरत कोई गलतफहमी हुई है। चुप कर, तू मुझे ही सिखाने चला है। बस इतना समझ ले कि तुम्हारी दादी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती। इस मामले में मैं पूरी तरह गंभीर हूँ, इसलिए इसे हल्के से मत लेना। अपनी माँ के तेवर देखकर ही वह समझ गया था कि उनसे अभी कुछ भी कहना सुनना बेकार था। पास से उसके पापा प्रभाकर जी भी बैठे थे। हमेशा की तरह अखबार पढ़ने में मगन थे। ऐसा नहीं था कि पापा मम्मा और उसके बीच की बात को सुन नहीं रहे थे, पर एक बार भी मम्मा की बात का खंडन नहीं कर रहे थे। उसके मन में पापा के प्रति गुस्सा भरने लगा था। कुछ तो उसकी तरफ से मम्मा को समझाते बिना कुछ बोले तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन जब वह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, मम्मा ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि वह सुनंदा से दूर रहे। साथ ही अधिकार यह भी सुना दिया कि वह जल्द ही उसका विवाह करवा देगी। आज ही भी पापा हाथों में अखबार थामे मम्मा की सारी नसीहतें सुन रहे थे, पर हमेशा की तरह चुप थे। पापा भी नहीं चाहते थे कि वह अभी शादी करे। वह चाहते थे अभी वह अपना कैरियर बनाए। फिर भी ऐसे कैसे चुप थे, जैसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। वह दोनों को सुनाकर बोला, नहीं नहीं करनी मुझे शादी वादी। फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ऑफिस पहुंचा तो उसका मन उखड़ा उखड़ा ही था। सुनंदा भी अपने सीट पर आ गई थी, पर न जाने क्यों वह भी उदास उदास सी लग रही थी। लंच आवर में वह एक टेबल पर अभी बैठा ही था कि सुनंदा भी उसी टेबल पर आकर बैठ गई।
हमेशा की तरह दोनों अपना अपना लंच बॉक्स खोल लंच शेयर करने लगे, पर दोनों चुप थे। शायद अपनी अपनी बातें शेयर करने की भूमिका बांध रहे थे। अभी अपनी मम्मी की कही बातों को साफ कर लेना चाहता था, इसलिए प्लेट अपनी ओर खींचते हुए उसने बोला, तुम आज सुबह से ही इतना चुप चुप सी क्यों हो? घर में मैं वैसे ही मम्मा के बातों से परेशान हूँ, यहाँ तुम्हारी चुप्पी से। अभी की बात सुन वह चिंतातुर आवाज़ में बोली, तुम्हारी मम्मा क्या बोल रही थी? मेरी मम्मी को भी अचानक जाने क्या हो गया है। कल रात से ही मुझे समझा रही है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही मेरी मम्मा भी मुझे समझा समझा कर परेशान कर रखी है। उनका कहना है कि तुम्हारे यहाँ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अभी कुछ कुछ और भी बातें बताती रही। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरी मम्मी ने ज्योतिषी शास्त्र की पढ़ाई की है। दुर्भाग्य से मेरी मम्मी को तुम्हारे कपाल की बनावट से पता चल गया है कि तुम पर मंगल का प्रकोप है। जो लड़की तुमसे शादी करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। वह नहीं चाहती है कि उनकी लड़की एक ऐसे लड़के से दोस्ती बढ़ाए और बाद में शादी कर मर जाए, इसलिए अभी से उसे उस लड़के से दूर करना चाहती है। उसकी बातें सुन अभी एक तरफ कर बोला, मैं नहीं मानता तुम्हारी मम्मी की बकवास बातों को। पहले तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद करती थी और मेरी मम्मा भी तुम्हें पसंद करती थी। फिर अचानक दोनों के आपस में मिलते ही दिमाग में ऐसा कौन सा फितूर समा गया कि दोनों चाहने लगे कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। खाना समाप्त कर अभी 2 कप कॉफ़ी ले आया। दोनों कॉफ़ी पीते हुए थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। तभी एक गहरी सांस के साथ अभीक बोला, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि अभी अपना कैरियर संवारना चाहता हूँ। अब मम्मा को मेरी शादी की जल्दी हो गई है। अभी की बातें सुनते ही सुनंदा थोड़ा हड़बड़ाते और थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या सचमुच में तुम मुझे पसंद करते हो? मुझसे शादी करना चाहते हो या यूं ही मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? कैसी बातें करती हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता? इस ऑफिस में दूसरी लड़कियां भी काम करती हैं, तुम्हारी तरह किसी दोस्ती तो किसी और से नहीं है। तुम आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हें मेरे प्यार को समझ नहीं सकी। अब एक बात साफ साफ तुमसे पूछता हूँ, बता दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुनंदा बिना समय गंवाए बोली, हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तुम मानो या न मानो, पर मैं तुमसे शादी करने का नेक ख्याल मेरे मन में बहुत पहले से था। बस मैं तुम्हारे पहल करने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अपने माता पिता को कैसे समझाया जाए। बस तुम मजबूत बनी रहो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। घर आया तो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। सुनंदा को आश्वासन तो कर आया था, पर कैसे क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। तभी घर के नौकर सोहन काका ने आकर बताया कि पापा उसे छत पर बुला रहे हैं। वह चौंका। पापा क्यों बुला रहे हैं? कोई खास बात होती है तभी पापा बुलाते हैं, वरना घर के सारे मामले मम्मी ही हल करती है। इस घर में हर जगह मम्मा का वर्चस्व था। वह छत पर पहुंचा तो पापा छत पर लगे झूले पर बैठे थे। उसे देखते ही बोले, आओ यहाँ बैठो। वह उनके बगल में जा बैठा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद प्रभाकर जी उसके चेहरे पर अपनी नज़र जमाते हुए बोले, क्यों उदास हो? मम्मा की बातों से परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अभी मैं इस मामले में तुम्हारी मम्मा की तरह ही पूरी तरह गंभीर हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सुनंदा के आसपास बहुत नज़र आते हो। क्या तुम सुनंदा से प्यार करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? तो सच सच बताओ, तो सुनंदा से तुम्हारी शादी मैं करवा दूँगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। फिर बिना कुछ बोले और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ देता रहूँगा, अगर तुम चाहोगे तब।
पहली बार उसे लगा पापा बोले या न बोले उसके सबसे अपने हैं। जब कोई अपना कहे चिंता मत कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सच में ज़िंदगी की हर समस्या कितनी आसान हो जाती है। वह तत्काल बोला, हाँ पापा, मैं सुनंदा को प्यार करता हूँ और उसके से ही शादी करना चाहता हूँ। पर न जाने क्यों यह बात न मम्मा को पसंद है न सुनंदा की माँ को। उनका भी ख्याल है कि मैं सुनंदा के लिए उपयुक्त वर नहीं हूँ। सारी बातें पापा को बताकर बोला, पापा अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो करूँगा मैं करूँगा। तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे सुनंदा के पापा का फ़ोन नंबर ला कर दो, कभी हम दोनों क्लासमेट थे। सच पापा? वह खुशी के अतिरेक से उछल पड़ा। उसी समय वह सुनंदा से फ़ोन नंबर लेकर पापा को दे दिया। फिर तो उस दिन खाने के टेबल पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी सुधा सुनंदा के विषय में कुछ भी नसीहतें नहीं दे पाई। दोनों पिता पुत्र किसी राजनीतिक विषय पर उलझे रहे। पिता पुत्र की दोस्ती देख सुधा को हैरानी थी। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन उसके पापा ने उसके हाथों में एक कपड़े का पैकेट थमाते हुए बोले, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। कल किसी दोस्त के यहाँ तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ ठीक 11 बजे कोर्ट पहुँच जाना। मम्मा को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। पर मम्मा, वह हकलाते हुए बोला। मम्मा से छुपाने की बात सुनते ही उसकी आंखों में भय सा उतर आया था। उसे यूं डरता देख पापा हंसते हुए बोले, अभीक नाम है फिर भी डरते हो। जब अभीक सुनंदा को फ़ोन किया तो विदित हुआ कि कुछ ऐसा ही निर्देश सुनंदा को भी दिया गया था। प्लानिंग के मुताबिक जब दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ कोर्ट पहुँचे, दोनों के पापा वहाँ पहले से मौजूद थे। नंबर आते ही दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पहुँचे। थोड़ी देर में शादी की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। दोनों ने बढ़कर दोनों पापा को प्रणाम किया। प्रभाकर जी और विष्णु जी अभी गले मिल ही रहे थे कि गेट पर दोनों की मम्मी अलग अलग टैक्सी से उतरती नजर आई। पास पहुंचते ही सुनंदा और अभीक को शादी के जोड़े में देख दोनों भी फर उठी। दोनों ने प्रणाम करने बढ़ाए अभीक और सुनंदा को वहीं रोक दिया। सुधा तो उन्हें देखते ही जैसे सुलग उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बाद भी इस लड़की से शादी करने की? मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। देखती हूँ कैसे तुम इसे अपने घर लेकर आते हो। सुप्रिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अपनी बेटी से बोली, तू मेरे मना करने पर भी नहीं मानी तो आज से तुम मेरे लिए मर गई। तब प्रभाकर जी दोनों को रोकते हुए बोले, आप दोनों फिक्र मत करो, यह दोनों किसी के घर नहीं जाएंगे। मैंने जो नया फ्लैट बुक किया था, ये दोनों उसी घर में जाएंगे। चाबी और पता देकर दोनों को दोस्तों के साथ भेज चारों पास ही पड़े बेंच पर थके हारे से जा बैठे थे। थोड़ी देर के लिए एक अजीब सी खामोशी पसर गई। सबों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस नई पीढ़ी के हाथों फिर से उनके पुराने दिन इकट्ठे हो रहे हैं। एक दूसरे को देखते चारों अपने पुराने दिनों में उतरने लगे थे। वर्तमान से कुरकर अतीत में समाने लगा था। सबसे ज़्यादा बीती बातें सुधा के मन में सुलग उठी थी। बचपन से ही सुधा और विष्णु से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दोनों साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज में आ गए थे। कॉलेज में उन दोनों की दोस्ती प्रभाकर और सुप्रिया से हुई। धीरे धीरे चारों अच्छे दोस्त बन गए थे। पर इसके साथ ही विष्णु की दोस्ती अब सुप्रिया से ज़्यादा रहने लगी थी, जिसे सुधा को हाशिए पर ला खड़ा किया। ग्रेजुएशन के बाद विष्णु सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी में लग गया और सुधा ने एमए दाखिला ले लिया। 1 साल बाद ही विष्णु आईएएस की परीक्षा पास कर ट्रेनिंग में चला गया। उसी दौरान सुधा को पता चला कि विष्णु सुप्रिया से शादी कर रहा है। उसने फ़ोन पर विष्णु को समझाने की बहुत कोशिश की, अपने बचपन के प्यार का वास्ता दिया, फिर भी विष्णु ने उससे किनारा कर सुप्रिया से शादी कर ली। विष्णु का इस तरह अपने जीवन से पलायन कर जाने की वेदना सुधा के लिए असहनीय हो गई थी। तभी उसके दग्ध हृदय पर मरहम लगाते प्रभाकर से उसकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। फिर दोनों ने शादी कर ली।
प्रभाकर से शादी के बाद भी अपने अपमान का दर्द वह भूल नहीं पाई थी। तभी उसने ठान लिया था, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। जीवन में जब भी मौका मिलेगा वह विष्णु का सबक सिखाएगी। इतने दिनों बाद उसे मौका मिल ही गया था। तभी प्रभाकर ने बीती हुई बातों का सहारा लेते हुए वहाँ का सन्नाटा तोड़ते हुए बोला, मानता हूँ सुधा कि तुम अतीत की ज्यादतियों और बेइंसाफी से दग्ध थी, फिर भी अपने बच्चों को अतीत की आग में कैसे धकेलने के लिए तैयार हो गई। जिससे प्यार करते हैं उसके फैसले का सम्मान करते हैं, न कि उन्हें बदले की आग में झोंकते हैं। और तुम सुप्रिया, कम से कम अपनी बेटी के प्यार की खातिर, हमारी भूरी बिसरी दोस्ती की खातिर तो ये सब ना करती। तुमने भी दोनों बच्चों को जुदा करने की भरपूर कोशिश की, पर हुआ क्या? आज का पूरा सच यही है कि हमारे बच्चे ने सही निर्णय लिया और उनमें सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। तुम दोनों के सारे प्रयास विफल हो गए और अपने निर्णय को अंजाम दे दिया उन दोनों ने। अब हमारी भलाई भी इसी में है कि हम उनके निर्णय को स्वीकार कर ले। तुम दोनों इतना खुदगर्ज मत बनो कि कल को हमारे बच्चे भी हमसे दूर हो जाएं। उनके प्यार और हसरतों की मिट्टी में मिलाने के बदले उन्हें अपने घर और दिल में जगह दो। अब हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां अतीत गौन हो चुका है। पुरानी बातों को कुरेद कर बच्चों के सामने फजीहत मत कराओ। अब कुछ मुकर्रर हो सकता है तो वह है हमारी दोस्ती, जो बच्चों के कारण ही सही हमें फिर से करीब ले आया है। थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। अचानक सुप्रिया और सुधा दोनों उठकर एक दूसरे को गले से लगा गई। इसके साथ ही वातावरण काफ़ी हल्का हो गया और चारों अपने सारे शिकवे शिकायत भूल चेहरे पर ताजगी भरे मुस्कान लिए एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए थे। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी आखिर क्यों। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।